हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। वेलकम बैक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यू टेट 2022 को। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 20 को डिस्कस करने वाले हैं। मॉक टेस्ट की लगातार सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम लोग 20 टेस्ट को डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखना। टेलीग्राम पर नहीं कनेक्ट किया तो ज़रूर कर सकते हैं। यू टेट 2022 प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग भी न्यू हैं जाकर टेलीग्राम पर कनेक्ट करें और वीडियो को जाकर देख सकते हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। वेब URL से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है www.shikshafornaukri.com। धीरे धीरे इस पर डेटा में चढ़ाता जा रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर सारे नोट्स ले सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल नोट्स हैं और काफ़ी हेल्पफुल आपको यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी रिगार्डिंग यू टेट या टीचिंग एग्जामिनेशन या फिर UKSS। आप सारी चीज़ों के लिए आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं फिर आज का मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया है। वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा कि भाई लास्ट तक वीडियो देखने के बाद कि क्या चीज़ सही लगी, क्या समझ में आया आपको। और नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सेट्स भी हम लोग कराने वाले हैं और साथ ही साथ मैराथन सीरीज़ भी कराएंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है मेल्स आर नॉट इमोशनल वेयर एज फीमेल्स आर वेरी इमोशनल। ये स्टेटमेंट दिया है। दिस स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर रोल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर आइडेंटिटी। तो यार, अगर आप लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस रिगार्डिंग जो है इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग में इन क्वेश्चंस के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। डिटेल में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार आपको एम्फेसिस किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे और भी ज़्यादा वीडियोज़ आती रहें। पुरुष भावुक नहीं होते जबकि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। इस कथन को इसका एक उदाहरण माना जा सकता है लैंगिक जेंडर भूमिका का, या फिर लैंगिक भेदभाव का, लैंगिक रूढ़िवादी का, या लैंगिक पहचान का। तो देखो भाई, स्टेटमेंट दिया है कि पुरुष भावुक नहीं होते हैं जबकि महिलाएं भावुक होती हैं। भाई ऐसा कौन सी डायरी में लिखा है? ये क्या है? ये समाज के द्वारा बनाए गए सोशल स्टेटमेंट है, आप इनको कह सकता, सामाजिक कथन बना दिए गए हैं कि इस तरीके से होता है कि भाई महिलाएं बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं और पुरुष नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इमोशंस मेल और फीमेल दोनों में ही डाले हैं भगवान ने। ऐसा कहीं भी किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि मेल के पास इमोशंस नहीं होते। मेल भी भावुक होते हैं, फीमेल्स भी भावुक होती हैं। दोनों का मैकेनिज्म सेम है। बट क्या है कि सोशल बाइज्ड होकर सोशल स्टेटमेंट ने कुछ इस तरीके से कर दिया है कि फीमेल के साथ में बहुत सारी एडवांटेज क्रिएट कर दिए हैं, है ना। हर चीज़ में समानता का अधिकार देखा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर महिलाएं भावुक हो गई हैं, कमज़ोर होती हैं। ऐसा कहीं भी किसी भी बुक में नहीं लिखा। डोंट टेक इट पर्सनल। मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये क्या कहलाता है भाई? अगर इस तरीके की चीज़ें आप क्लास में करते हैं, अगर आप सपोज करिए छोटे बच्चे हैं, तो एक गर्ल है और एक बॉय है, आप उनके साथ में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। हमें तो पता है कि भाई हम जब एडल्ट हो जाते हैं तो आपको पता है कि भाई इस तरीके के भेदभाव किए जाते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा है, सपोज 6 साल का एक बच्चा है, बॉय है, और 6 साल की एक गर्ल है, तो आप ज़्यादा जो है इमोशनल टच जो है गर्ल को दे रहे हैं और बॉय को नहीं दे रहे। तो उसे क्या पता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। वो तो ये सोचेगा ना कि भाई ये भी मेरे साथ की है और मेरे ही क्लासमेट है, मेरे ही क्लास फेलो है, लेकिन इसको ज़्यादा कंसंट्रेशन क्यों दी जा रही है। तो यहाँ से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी। इसको हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्ड बोलते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइप डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब हम भेदभाव करते हैं जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर, जब हम भेदभाव करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है। ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि क्या बना दिया है? कथन बना दिए गए हैं, है ना। रूढ़िवादिता, जिसको मैंने अभी बताया, सोशल स्टेटमेंट्स जो क्रिएट कर दिए गए हैं ज़बरदस्ती अपने आप ही समाज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द चाइल्ड? इमोशनल इम्बैलेंस ऑफ द चाइल्ड, इनएप्रोप्रिएट फैमिली एनवायरनमेंट, नॉट सेटलिंग द प्रायोरिटीज राइट, या ऑल दी अबव। हिंदी में देखते हैं, निम्न में से किसे बच्चे की विफलता के कारण के रूप में माना जा सकता है? बच्चे का भावात्मक असंतुलन, अनुचित परिवार परिवेश, प्राथमिकताओं को सीखने और प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट ना करना, या उपरोक्त सभी। तो देखो भाई, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल अनुकूल हैं बच्चे की फेलियर के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये पूछा गया था क्वेश्चन में, निम्न में से किसे बच्चे की विफलता का कारण के रूप में माना जा सकता है? तो देखो, बच्चे की भावनात्मक असंतुलन। अगर बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब होगा तो वो क्लास में परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, एग्जाम्स में अपने फेल हो जाएगा, असेसमेंट में, आकलन में टीचर की फेल हो जाएगा। अनुचित परिवार परिवेश, अगर बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वहाँ बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं
नहीं कर पाता, अपने आप को स्कूल के एनवायरनमेंट में डिसॉल्व नहीं कर पाता, प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट ना कर पाना, यानी कि प्रायोरिटीज़, क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट ना कर पाना भी क्या कराएगा, एक फेलियर कहलाएगा चाइल्ड का। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था, सीडीपी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एम फॉर एनकरेजिंग मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। भाई आज का जो सेट है वो आपका पेपर 2 के लिए बेसिकली टारगेट कर रहा है, हमने अभी इसको क्लियर नहीं किया। मैथ्स साइंस के मैंने क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं, मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, साथ साथ हिंदी और पैडागोजी की भी क्वेश्चन इंक्लूड है। तो आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट एम ऑफ एनकरेजिंग मैथमेटिकल कम्युनिकेशन in classroom. Children who have fear about mathematics should be able to interact in the class, to organize debate in the class. Option C कहता है children should be able to recite theorems and formulas in the mathematics class, या फिर children should be able to use precise language while टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड यूजिंग दैम। तो देखो थर्ड के लिए हमारे पास राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। हिंदी में देख लो, एक बार कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्न में से कौन सा होगा। कि आप मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ा रहे हैं और मैथमेटिक्स की क्लास में आप किस तरीके से मैथमेटिक्स का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे बच्चा मोटिवेट हो मैथ्स पढ़ने के लिए। तो सबसे सही ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी बोल रहा है कि गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका प्रयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं बच्चे को, गणित का आप प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं, क्या कि आपने एक्सरसाइज दे दी है बच्चे को, ठीक है, उसके साथ साथ उसमें लैंग्वेज का भी विकास कर रहे हैं, गणितीय भाषा का भी विकास कर रहे हैं। तो दो चीज़ें आप एक साथ यहाँ पर करा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, एक माहौल बनाएगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, बच्चे गणित की बातों पर चर्चा भी करेंगे और उसको प्रयोग भी करके देखेंगे। तो इस तरीके की क्लास अगर होती है तो वही ऑलवेज क्रिएटिव क्लास कहलाती है। ऐसी प्रिसाइज लैंग्वेज वाइल टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड यूजिंग दैम, कि जो भी मैथमेटिक्स के जो भी गणित के कथन हैं, स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनको यूज़ करें, उसके बारे में बात करें। यही एक अच्छा एनकरेजमेंट है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 बोलता है, इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 देन व्हाट आर द एंगल एंड डिग्रीज ऑफ ए ट्राइंगल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो रेशियो वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बहुत आसान रहते हैं। 3 रेशियो दे रहे हैं, इसको लेट कर लो, 2x + 3x + 4x। मैंने x क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अब आपको पता है व्हाट आर द एंगल्स एंड डिग्रीज ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल में आपको पता है कितना होता है, टोटल सम कितना होता है, सभी एंगल्स का 180 होता है। तीनों एंगल आपको दे दिए, ऐड कर लो, 9x = 180, x = 20। x की वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तीनों एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है। यहाँ पर 2 × 20 कर दो, 3 × 20 कर दो और 4 × 20 कर दो। तो आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 40, 60 और 80। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अनुपात दिए थे, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया था, तो त्रिभुज के कोण डिग्री में क्या होंगे। तो भाई आपको पता है तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। और हमने एज्यूम कर लिया 2x + 3x + 4x = 180 और x की वैल्यू निकाल के आप यहाँ से ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ 2 फोर्सेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है फिजिक्स का। क्या कह रहे हैं कि 2 फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो नेट फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करेगा, रिजल्टेंट फोर्स वर्क करेगा, वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्स, एडिशन ऑफ द 2 फोर्स, हाफ ऑफ द 2 फोर्स या नन ऑफ द अबव। तो भाई राइट आंसर है 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्या बोला जा रहा है कि दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है ए, एक फोर्स लग रहा है F1 इधर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है F2। तो आपसे पूछा गया रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी F1 - F2 विल बी द टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इस पर बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, F1 - F2 आ जाएगा। तो दोनों फोर्स के, दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होता है शुद्ध बल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द रफेज। साइंस का अगेन क्वेश्चन है, विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। अब रफेज के बारे में पूछा गया। रफेज आपको पता है क्या होते हैं, रफेज ऐसा पदार्थ होता है जैसे जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स क्या है, एक रफेज की कैटेगरी में आ जाता है और इसका मेन काम क्या होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करना होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इट इज़ इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग नॉर्मल बॉवल फंक्शन, इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन, इट कंटेन्स द इसेंशियल फैटी एसिड। तो आपसे पूछा गया है
कि भाई रफेज के बारे में क्या चीज़ें सही हैं वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके हैं 6 पर, तो राइट आंसर है 6 का ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 एंड 2 बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ द इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन फूड। भाई जो रफेज होता है वो इनडाइजेस्टेबल पार्ट होता है, लेकिन डाइजेशन करने में, पाचन करने में बहुत मदद करता है। इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग नॉर्मल बोवल फंक्शन। क्या करता है कि भाई जो सामान्य रूप से पूरी प्रक्रिया करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी में जो रफेज होते हैं। तो इसलिए बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी में देखना चाहते हो तो ये रहा आपके सामने मोटा चारा, मतलब ये ट्रांसलेशन गूगल से किया तो इसने इस तरीके से कर दिया। बेसिकली क्या है, रफेज है। रफेज में जैसे फ्रूट्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या रफेज कहलाती हैं। यह मानव भोजन का अपचनीय हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। यह आंत के सामान्य कार्य को बढ़ावा देने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। साइंस का क्वेश्चन था, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 7 पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग। एट प्राइमरी स्टेज ऑफ लर्निंग साइंस द चाइल्ड शुड लर्न द प्रिंसिपल ऑफ साइंस थ्रू द फैमिलियर एक्सपीरियंस। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी स्टेज इज टू नर्चर द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड अबाउट द वर्ल्ड। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ही सही है, दूसरा सही है, दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं? हिंदी में देखना चाहते हो तो इन पर विचार करें। विज्ञान अधिगम के प्राथमिक चरण में बच्चे को परिचित अनुभव के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांत को सीखना चाहिए, या फिर प्राथमिक चरण का उद्देश्य दुनिया के बारे में बच्चे की जिज्ञासा का पोषण करना चाहिए? कि कौन सा कथन सही है और कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी इज द करेक्ट। बी क्या बोलता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी स्टेज, भाई जो प्राथमिक चरण का जो उद्देश्य होता है इज़ टू नर्चर द क्यूरियोसिटी ऑफ चाइल्ड। भाई इनिशियल स्टेज क्या है? देखो इनिशियल स्टेज जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे 2 से 4 साल का बच्चा है, तो यहाँ बच्चे का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि जो भी जिस भी एनवायरनमेंट में, जिस भी वर्ल्ड में, जिस दुनिया में वो आया है उसके बारे में उसको जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उसके बारे में वो सब चीज़ें जानना चाहता है। तो ये क्या है? प्राइमरी स्टेज है, और हमें क्या करना है? इसको फुलफिल करना है। नर्चर का मतलब फुलफिल करना। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। 1 क्या बोल रहा है यहाँ पर? प्राइमरी स्टेज ऑफ लर्निंग साइंस चाइल्ड शुड लर्न द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ये कह रहे हैं भैया प्राइमरी स्टेज में विज्ञान की बच्चे को क्या कर दो, सारी चीज़ें विज्ञान के बारे में पढ़ा दो, ऑब्जेक्टिव पढ़ा दो, उसके प्रिंसिपल पढ़ा दो कि किस तरीके से आपको विज्ञान यूज़ करनी है। आपने विज्ञान से बच्चे को रूबरू तो अभी कराया नहीं, बेसिक्स तो उसके समझाए नहीं, और आप क्या कर रहे हैं? बच्चे को सीधा एक्सपीरियंस कराने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो होना चाहिए। पहले बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, ठीक है। क्वेश्चन 8 बोलता है हु गेव द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन विच ही मेंशन दैट चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम पनिशमेंट एंड इन्फोर्समेंट। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है, ठीक है। ऑप्शंस देख लो, चॉम्स्की हैं, ये स्किनर है, कोहलबर्ग हैं, पियाजे हैं, सबके बारे में भी बात करेंगे। अब ओहो, हिंदी में भी मैंने यही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। क्वेश्चन बोलता है, देख लो, हु गेव द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन विच मेंशन चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम पनिशमेंट। ये कह रहे हैं कि विकास की कौन सी ऐसी थ्योरी, विज्ञान नहीं, विकास की कौन सी ऐसी, यानी कि डेवलपमेंट की कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसमें बच्चा जो है पनिशमेंट के थ्रू, यानी कि आप उसको लालच भी दे रहे हैं, दूसरा उसकी पिटाई करने की उसको धमकी भी दे रहे हैं, इस तरीके से आप समझ लो। तो कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि भाषा का जो विकास होता है, ऐसी थ्योरी जिन्होंने दिया है लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो भाषा का विकास होता है वो चाइल्ड को कुछ लालच देकर या कुछ डरा धमका कर सिखाया जा सकता है। ये कौन कहता है? चॉम्स्की कहते हैं, स्किनर कह रहे हैं, कोहलबर्ग कह रहे हैं, या पियाजे कह रहे हैं? तो देखो भैया, पियाजे तो लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बात कर नहीं रहे हैं, ठीक है। पियाजे कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास पर बात करते हैं, तो ऑप्शन डी यहां से अलग कर दो। कोहलबर्ग आपको पता है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत कौन बताते हैं? कोहलबर्ग बताते हैं। स्किनर के बारे में हम जानेंगे और चॉम्स्की बारे में। देखो चॉम्स्की क्या कहते हैं कि भाषा को सीखना, देखो चॉम्स्की भाषा से रिलेटेड है, इस चीज़ को ध्यान देना। नॉम चॉम्स्की कहते हैं भाषा 2 प्रकार की होती है, एक होती है कि जिसे बच्चा ग्रहण करता है और दूसरा जिसे सीखता है। तो जो जन्मजात बच्चा भाषा को इमिटेट करता है, सीखने की जो उसकी काबिलियत होती है, तो वो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज होती है, और जो बाद में टीचर्स उसको पढ़ाते हैं वो सेकेंडरी होती है। तो ये कौन बोलते हैं? चॉम्स्की बोलते हैं। अब रिमेनिंग कौन रहेगा? स्किनर। तो बी इज द राइट आंसर। स्किनर क्या कहते हैं कि भाई भाषा का विकास जो है बच्चे को सोशलाइज करके, या फिर पनिशमेंट के थ्रू, या फिर उसको रेनफोर्समेंट की कुछ शाबाशी के थ्रू सिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से कौन बोल रहा है? स्किनर बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बी इज द राइट आंसर। सारे पक्ष मैंने आपको समझा दिए कि ये चारों के चारों कौन महानुभाव हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। फॉर टीचिंग ग्रामर द बेस्ट ग्रामर दैट अ टीचर कैन यूज इज, कि भाई ग्रामर पढ़ानी है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, बेस्ट ग्रामर सिखाने के लिए टीचर क्या यूज़ कर सकते हैं?
ट्रेडिशनल ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर, पेडागॉजिक ग्रामर, या फिर कोई भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखो पैडागॉजिकल जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं, क्योंकि ये मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करती हैं। यहाँ पर दिया इन्होंने मॉडर्न ग्रामर, आप मॉडर्न ग्रामर मत पढ़ाओ, आप पैडागॉजिकल फॉर्म में जो भी हम पैडागॉजी पढ़ते हैं, बाल विकास जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश में कि ग्रामर को अगर आपको पढ़ाना है तो पैडागॉजिकल जितनी भी स्ट्रेटजीज है उसको यूज़ करो, क्योंकि वही हमारी क्या है मॉडर्न अप्रोच है, जिससे कि आप कोई भी एक एडिशनल मतलब एक अलग से कोई भी एक लैंग्वेज सीख सकते हैं जो आपकी पेरेंट लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, ये आपकी पेरेंट लैंग्वेज होगी, नेटिव लैंग्वेज होगी। इसके अलावा अगर आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी है तो पैडागॉजिक ग्रामर का आप इस्तेमाल करिए। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 10। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी का आपको बताना है, हिंदी पैडागोजी का क्वेश्चन इन्वॉल्व किया, पेपर 2 के लिए है भाई। ये क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कभी आप सोचो कैसे क्वेश्चन पूछ लिए सर ने। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्य के लिए किया जाने वाला लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या? आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, अधूरी कहानी का अंत लिखना, ऑप्शन सी बोलता है डायरी लिखना, या फिर जन संरक्षण का विज्ञापन बनाना। तो राइट आंसर है भाई यहाँ पर डायरी लिखना। क्या पूछा गया था? उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखे जाने वाला लेखन, भाई विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी लेखन कार्य किया जा रहा है तो वो क्या होना चाहिए? वो होता है, उसको हम बोलते हैं डायरी लिखना। ओके, डायरी राइटिंग। और डायरी राइटिंग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहली देख लो, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, व्यक्तिगत डायरी लिखना, ठीक है, जिसमें आप अपनी सारी पर्सनल चीज़ें लिखते हैं। दूसरी होती है वास्तविक यानी कि रियल, वास्तविक डायरी लिखना, सारी चीज़ें इसमें रियल होंगी, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास काल्पनिक, जिसमें हम अपनी जो भी मूवीज़ की कहानी होती हैं, नाटक वाटक जो भी होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं कि हमारी कल्पना के आधार पर होती है। और चौथी आती है हमारी साहित्यिक, जिसमें सारे हमारे साहित्य इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा लेखन कार्य करना। तो भाई 4 प्रकार की डायरी लेखन होती है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पेपर 2 के लिए। आज हमने बात करी विज्ञान के लिए। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को हेल्प करेंगे और समझ में भी आए होंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होते चल रहे होंगे। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ गई हो तो एक कॉमेंट अच्छा से छोड़ सकते हैं नीचे, और वेब URL को जरूर चेक करिए और टेलीग्राम को कनेक्ट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।